नमस्कार दोस्तों, आज की स्टॉक लर्निंग में हम जानेंगे विशाल को लेकर के। विशाल फैब्रिक नाम है, टेक्सटाइल वाली कंपनी है। तो क्या इसमें लगातार एक चार्ट में देखने को मिलती थी, लगातार इसमें एक बिल्डअप होती नजर आती चार्ट। क्या आकलन देती है जहां पे लगातार स्टॉक में एक अच्छी सी मोमेंटल देखने को मिला है। तो चलिए आज हम जानने के प्रयास करेंगे विशाल फैब्रिक्स को लेकर के, क्या क्या मार्केट करती है, क्या क्या पोटेंशियल इसको लेकर के, और क्या क्या एक्सपेक्टेशन निकल के आती है मार्केट को। जहाँ पे फैशन की दुनिया में कहती है, इनकी प्रोडक्टिविटी की बात करती है। प्रोडक्टिविटी में देखा गया कि क्या क्या इनके पास है, तो कहती है नियरली देख पाएंगे स्पेशल फीचर्स इनके पास हैं, और कुछ और वेबसाइट्स पे जो इन्फॉर्मेशन है वो कहती है स्पेशल फीचर में उनके पास बीफ वेट फैब्रिक ब्लेंड्स कलर और यार्न काउंट की बात करती नज़र आती है। इसके बाद ये खास के ये भी देखा गया कि विशाल फैब्रिक किक्स जो लिमिटेड है, ये फैशन की दुनिया के भी कहते हैं कि हम बादशाह हैं। चलिए थोड़ा सा ओवरव्यू के साथ हम उसको समझने का प्रयास करेंगे, जहाँ पे रिकन्सलेशन करेंगे एक एक एस्पेक्ट को लेकर के। जहाँ पे देखा गया करीब एक महीने में करीब 43% के आसपास मोमेंटल था। ऐसे YTD के हिसाब से देखें तो करीब 63%, 6 महीने में देखा जाए तो नियरली करीब 63% के आसपास की जंप है। एक साल में करीब 112% की मोमेंटल थी, और 5 साल में देखा गया थोड़ा सा इसमें गिरावट का एक डरावना सा माहौल देखने को मिला है। क्या कहती है इसके बारे में आगे, तो चलिए जानने के प्रयास करते हैं। करंट प्राइस को हम तीन एस्पेक्ट में डिवाइड करते हैं। बेसिकली पहला इज अ फंडामेंटल कहते हैं इसको, और जो कि खास कर बिजनेस मॉडल के बारे में जानना जानना होता है। इसके बाद देखा गया इससे होने वाली फ़ायदा और नुकसान के बारे में, प्रॉफिट और लॉस के बारे में क्या आंकड़ा निकल के आती है। दूसरा है खास के ट्रेंड की बात। तो ट्रेंड अर्थात उसको स्टॉक मार्केट की भाषा में इसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस, और वो जो मैं करता नहीं हूँ, मैं केवल ट्रेंड की बात करता हूँ। ट्रेंड का मतलब ये होता है जो इनकी रिवेन्यू मॉडल जो है वो क्या इंक्रीज करती है, किसके बेसिस पे, कस्टमर के बेसिस पे। दूसरा स्टॉक मार्केट की रिएक्शंस इसी हिसाब से है, या फिर इसका रिवर्सल तो नहीं है, ऐसा आंकलन तो नहीं निकल के आता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट्स को लेके देखें, तीसरा पॉइंट का नाम है सेंटिमेंटल। और सेंटिमेंटल के पॉइंट्स में अ, हर वो इन्फॉर्मेशन जो मार्केट को और इसके बिजनेस को क्या कर सकता है, इम्पेक्ट कर सकता है, उसको कहते हैं। फिलहाल यहाँ पे बुक प्राइस, बुक वैल्यू कहा जाए तो निकल के आती है करीब 20 रुपये के आसपास, और इंटरेस्टिंग वैल्यू के बारे में कहें तो करीब 18 रुपये के आसपास है। अर्थात जो इनका इंटरेस्टिंग वैल्यू है वो क्या है, एसेट्स काफ़ी कम देखने को मिला है। आगे क्या कहना चाहती है कंपनी को लेकर के, चलिए समझने का प्रयास करें। एक एस्पेक्ट तो ये होता है, एक एस्पेक्ट जिसको कहते हैं स्टॉक के बेसिस पे क्या पी के क्या कहता है। तो ये एक एक मापने की वो फार्मूला है जहाँ पे करंट प्राइस को अर्निंग के बेसिस पे मापा जाता है। यहाँ पे अर्निंग क्या करती है, पर शेयर की अर्निंग कितना है, 1 रुपया 19 पैसे का। और यदि पर शेयर 1 रुपया 19 पैसा कमा के देता है, अर्निंग देता है, तो इसकी फेस वैल्यू कितना कहता है, फेस वैल्यू कहता है 5 रुपये का। 5 रुपये की फेस वैल्यू पे अर्निंग करके देता है 1 रुपया 19 पैसे का। और फिलहाल मार्केट कितने पे करती है काम, करीब करीब 35 रुपये का। अब यहाँ से देखा जाए तो इनके हिसाब से 4 गुना का मोमेंटल है। अब जो फेस वैल्यू है बुक वैल्यू में क्या है, 4 टाइम्स का जंप है। इसके बाद यदि इसको देखें EPS के बेसिस पे, तो कहती है ये तो बहुत ज़्यादा अर्न नहीं करती है। 5 रुपये का फेस वैल्यू है, केवल 1 रुपया 19 पैसे अर्न करके देती है, तो बहुत ज़्यादा अर्न नहीं किया। लेकिन इसके बेसिस पे यदि देखा जाए तो कहती है तो बुक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, 4 गुना के आसपास है। यदि बुक वैल्यू 4 गुना है तो 4 गुना तो फिलहाल जंप नहीं किया ना। और दूसरी चीज़ निकल के आती है इसमें, जो पे स्टॉक का पी और इंडस्ट्रियल के पी के बारे में कहती है। तो यहाँ पे आकलन करके देखा जाए तो ये कहती है नियरली 21 के आसपास इंडस्ट्रियल के पी, और यहाँ कहती है 29। मतलब इसके हिसाब से देखा है तो कहती है वो ओवर वेटेज हो गया। इसके हिसाब से देखा है तो ओवर वेटेज हो गया। लेकिन क्या इसको हम एक अच्छे इंडिकेटर के तौर पे देखा जा सकता है, क्योंकि दूसरा देखा गया इसमें जो डेट टू इक्विटी के बारे में कहती है 0.92 का है, और जबकि करंट रेशियो के बारे में कहते हैं 1.83 का है, जो कि कहाँ पे लिंक होता है, EPS से लिंक होता है। और इसका भी लिंक कहाँ से होता है, EPS से होता है। यदि उन्होंने ओवर बर्डन ले लिया तो उनका क्या होगा, इंटरेस्ट का पार्ट ज़्यादा होगा, तो फिर उन्होंने उनका
जो अर्निंग पर शेयर है वो कम हो जाता है। यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर की बात करते हैं करीब करीब 19 करोड़ के आसपास। आरओसी की बात करती है कितना, 9.25, और आरओई की बात करें 5.27% का। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। फिलहाल जो प्रोमोटर्स के आसपास जो होल्डिंग है वो करीब 70% के आसपास मान लेते हैं। और 70% में डिमेरिट एक चीज की है कि इसमें करीब करीब 10% के आसपास जो होल्डिंग है ना प्रोमोटर्स होल्डिंग का, वो उन्होंने प्लेस कर रखा है। अब यहाँ पे इसको कह सकते हैं डिमेरिट है। डिमेरिट किस वजह से क्या है, प्रमोटर और भी कोई काम धंधा कर रहे हैं, कुछ और कंपनी लेकर चलती नजर आती है, कुछ और भी काम करते हैं, जिसकी वजह से इनका हाई वैल्यू पर इनको प्लेस कर दिया और उस पैसे से फिर उन्होंने दूसरा कारोबार चालू किया। जहाँ पे इंटरेस्टेड पर्सन की बात करें तो इंटरेस्टेड शेयर होल्डर की तादाद को देखा जाए तो वो कहती है कहाँ, नियरली 34 के आसपास। क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्टेड जो कट ऑफ डेट के हिसाब से शेयर शेयर होल्डर हैं, उनकी तादाद में बहुत बड़ा फेरबदल नहीं हुआ था। उसमें देखा गया कि करीब पहले 70,000 के आसपास था, वो थोड़ा सा मोमेंटल 30,000 के आसपास है, मतलब डिमांड लगातार बढ़ी है। फिर 31,000 के पास आ गई, फिर 33,000, फिर 34,000, फिर 36,000, फिर जाके जून वाले डेटा में देखने को ये मिलती है जो यहाँ पे इससे थोड़ा सा कम है। मतलब यहाँ पे जो ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी, वहाँ से यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या थी, कम था। और उन्होंने भर भर के खरीदा है जिन लोगों ने, उनके पास पुराने स्टेक पड़े हुए थे। उम्मीद करते हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम लेटेस्ट लर्निंग के पार्ट्स को लेकर चलते हैं विदाउट कोई रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को लेकर के। चलिए जानते हैं पीयर्स में कौन कौन सी कंपनी आती है। जहाँ पे नेगल की आती है, आलोक इंडस्ट्रीज बड़ी इंडस्ट्रीज की लिस्ट में आती है। अ, ढेर सारा कंपनियां यहाँ पे, तो इसको किससे कंपेयर किया जाए, क्योंकि यहाँ पे कंपेयर करने के लिए जो मार्केट कैप कहती है वो काफ़ी हाई और लो की इशारा देती है, जबकि डेट्स के बारे में कहती है कि इससे ज़रा भी डेट्स उन्होंने कंपनी दूसरा कंपनी ने ले रखा है। तो चलिए अगले कदम जहाँ पे हम क्वार्टरली डेटा को देखें तो जून का रिजल्ट आ गया। और जून के रिजल्ट में इनका हुआ क्या, जून के रिजल्ट में इनका एक नुकसान देखने को मिला है। देखिए कंसुलेट डेटा की तरफ हम देखें, कंसुलेट डेटा इसके बारे में क्या कहती है। कंसुलेट डेटा जून में अपडेट आया है 339 करोड़ के आसपास का, जो कि यहाँ भी सेम देखने को मिला है। इनका यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि पिछले पीरियड से इसमें क्या था, क्यू और क्यू के हिसाब से गिरावट है, लेकिन वाई और वाई के हिसाब से कंपेयर करके देखा जाए तो क्या कहती है, यहाँ से जंप कहती है। अगले कदम पे देखा जाए इसको तो कहती है प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस में, प्रॉफिट के पार्ट में कहती है कंपनी का जो निकल के आता है रेशियो, वो कहता है 4 करोड़ 78 लाख का। इससे पहले भी करीब 6 करोड़ 7 करोड़ का प्रॉफिट बना चुका है, 12 करोड़ 18 करोड़ तक का प्रॉफिट कंपनी ने बनाया है। इसका हिसाब से इसका ट्रेंडिंग क्या बना है, ट्रेंडिंग तो एक रिवर्सल बना है, किसको लेकर के, इनकी बिजनेस मॉडल को लेकर के। ऐसे ईयरली बेसिस पे हम कंपेयर करके देखें तो ईयरली बेसिस पे कहती है कंपनी जो एक बिल्डअप हुआ है, कहती नहीं बिल्डअप तो नहीं हुआ। मतलब ईयरली बेसिस पे इसका बिल्डअप नहीं हुआ, पिछले वाई वाई में से क्या होता, गिरावट था। और लास्ट अभी 12 महीने के डेटा को देखें तो थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला है। यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी के पार्ट में कहती है कि लास्ट साल दर साल के हिसाब से देखें तो कहती है 12 महीने में ठीक है 24 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बनाया है। फिर पहले 21 करोड़ के, उससे पहले भी कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट ही बनाया था। तो इसमें रिवर्सल क्या देखने को मिला है, इनका रिवर्सल देखने को ये मिला है, जो इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है वो रिवर्सल देखने को मिला है। इसके बाद 4 इंडिकेटर जो हैं हिस्टोरिकल इंडिकेटर, उसके बारे में कहती है नियरली जो कंपाउंडेड सेल्स है वो करीब 14% के आसपास रहा, 3 साल में रहा है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करती है जो कि एक साल में खासकर डिक्लाइन करती है और कुछ एवरेज तक देखने को मिला है। स्टॉक प्राइस सीजर में डिक्लाइन था, एक साल में थोड़ा सा मोमेंटल देखने को मिला था। रिटर्न इक्विटी की तरफ देखें तो 10% से नियर अबाउट ज़्यादा ही देखने को मिला है। एक बार नज़र डालते हैं बैलेंस शीट को तरफ, और बैलेंस शीट के बारे में सब क्या बोरोइंग्स के पार्ट को लेकर के क्या कहना चाहती है। तो बोरोइंग्स के पार्ट को लेकर कंपनी ने कहा कि हमारा बोरोइंग्स क्या हुआ, उन्होंने कहा था ना वहाँ पे जो बोरोइंग्स को पार्ट को लेकर के क्या हुआ, यहाँ पे उनका जो ईपीएस था, ये जो ईपीएस हमने देखा था यहाँ पे, वो बोरोइंग्स के पार्ट ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ईपीएस पे दबाव पड़ गया, थोड़ा सा कम हो गया। तो ये बोरोइंग्स के पार्ट क्या था, थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिली थी इसको लेकर के। इसके बाद कहती है नियरली जो
अदर चीज़ को देखा जाए तो उसके बारे में कहती खास के डेटर्स को तरफ। तो डेटर्स के बारे में कंपनी कहती है करीब करीब कितना का डेटर्स है, 511 करोड़ का डेटर है। अब ये बात पचती नहीं है कई बार, कुछ चीज़ों को समझना चाहिए, देखना चाहिए, और ये रेशियो भी बिल्कुल देखना चाहिए क्योंकि डेटर्स रेशियो खास कर ट्रेड रिसीवेबल्स रेशियो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कहाँ पे, फाइनेंशियल को लेकर के। तो कंपनी ने इसके लिए अपडेट भी दिया होगा सेंटिमेंटल के हिसाब से, जो लेटेस्ट अपडेट होगा उसमें। चलिए जानते हैं। यहाँ पे कंपनी ने कहा कि 511 करोड़ का जो था वो डेटर्स भरा हुआ था, और डेटर्स 511 करोड़ का पैसा कब देता है, 4 महीने में पैसा देता है। 4 महीने से ज़्यादा पैसा देता है, मतलब 5 महीने मान लेते हैं उसको, 5 मंथ मान लें। तो क्या कहना चाहता है, 5 महीने तक आपके पैसे पड़े हुए हैं, और टोटल सेल्स के बेसिस पे देखें तो क्या कहती है, 511 करोड़ का यहाँ है, तो पूरे साल में प्रॉफिटेबिलिटी कितना बनती है इसका, कितना, एक तिहाई तो चला गया ना। यदि एक तिहाई चला जाता है तो फिर 21 करोड़ के बदले जो आपकी डेटर्स पड़ा था 511 करोड़ का, कई गुना इंक्रीज, कई गुना ज़्यादा है, जो एक अच्छे सिचुएशन को नहीं दर्शाता, जिसकी वजह से इनका कैश फ्लो भी इफेक्ट होगा। लेकिन ज़्यादा इफेक्टेड नहीं देखने को मिला है, कभी 1 करोड़ के आसपास यहाँ पे पॉजिटिव ही देखने को मिला है। सेंटिमेंटल के बारे में क्या कहती है, न्यूज पब्लिकेशन की बात करती है, उसमें देखा जाए क्या कहना चाहती है कंपनी को लेकर के। इनका यही अपडेट था कंपनी को लेकर के। इसमें रेशियोज की बात कुछ करती नहीं है, तो रेशियोज को लेकर के हम देखें कुछ ऐसा अपडेट उन्होंने दिया हो। बोर्ड मीटिंग रेज ऑफ फंड की बात करती है। 2 दिन पहले कंपनी ने कहा कि हमने फंड रेज करने की बात करती है, और उन्होंने फंड रेज के लिए, अब यहाँ का फाइनेंशियल रिजल्ट में यहाँ का देखते हैं। इसका जो ऑडिटर्स हैं, SVJK एंड एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये इसमें क्या निकल के आती है इनके, इसमें कुछ रेशियो की बात करती है, तो इनमें ऑपरेशन फ्रॉम ऑपरेशन की बात करती है। और इसमें ये देखने को मिला था जब हमने स्टडी किया था वहाँ पे, इसमें रेशियो कुछ बात होगा तो शायद अच्छा हो सकता है। कंप्लीशन इनकम नेट ऑफ द टैक्स की बात करती है, और वहाँ पे आइटम्स दैट विल बी द नोटेड विद द रिक्लासिफाइड किया था। उसके बाद अर्निंग पर शेयर की बात किया है, कितने का अर्निंग पर शेयर की बात हुआ है, करीब कुछ है ही नहीं। EPS इन द कंटिन्यूअस एंड द रिलेटेड बेसिक की बात करती है, जहाँ पे पेडअप इक्विटी शेयर की बात करती है 27 तारीख को। कुछ रेशियोज की बात हो तो शायद बेहतर हो सकता था। ये तो ऑडिटर रिपोर्ट थी, कंपनी ने कुछ ऐसा अपडेट अपनी तरफ से दिया है कि नहीं दिया है, कोई भी ऐसा अपडेट देखने को रेशियो वाला नहीं देखने को मिला है। आखिर यहाँ पे रेशियोज का क्या अपडेट्स है, या बैलेंस शीट को जो लाइबिलिटीज़ हैं उसका क्या क्या अपडेट्स निकल के आती है, उसके लिए कुछ ऐसा अपडेट नहीं दिया है। हम यहाँ पे देख रहे थे खास के जो 2 फैक्टर हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है, वो एक तो पहला था इनका ये 511 करोड़ का, जो कि प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स के बेसिस पे क्या था, एक अच्छी संकेत नहीं देती है। इन्वेस्टमेंट पार्ट में क्या कहती है कंपनी, तो वहाँ पे कहती है कंपनी को लेकर के कि करीब 70-69% के आसपास होल्डिंग किसकी है, प्रमोटर के पास है, और 31% की होल्डिंग पब्लिक के पास है। आज उन जून तक का डेटा, उसके बारे में क्या कहती है, आपस में रिकन्स्ट्रक्शन की बात करती है। तो यहाँ पे देखने को ये मिला था कि यहाँ पे लगातार एक जो रिटेल्स हैं उनकी तादाद लगातार बढ़ती नज़र आती है। तो जो प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स प्रमोटर्स के अलावा देखा गया कि FI की तादाद करीब 3% के आसपास, दिया की तादाद कुछ है नहीं, पब्लिक की तादाद में है कुछ 3-4 लोग हैं, जो कि जैन फैमिली से हैं। और ऐसा जो रिटेल में मेन रिटेल है यानी कि जिनका 2 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट है, उनकी तादाद की बात करें तो वो निकल के आती है नियरली, वो उनकी तादाद निकल के आती है करीब 13% के आसपास की। अर्थात 13% के आसपास तो तादाद जो है ना वो रिटेल की है, आम रिटेल की, इस स्टॉक को लेकर के। हम इस स्टॉक को लेकर सेंटिमेंटल और बाकी से एक फंड रेज की बात करती नजर आई है 2 दिन पहले कंपनी ने, और फंड रेज किस बात में किसके लेकर के किया है उस पर नजर डालते हैं। कंपनी ने कहा है कि करीब करीब इनके पास 5 करोड़ ओनली वारंट इशू किए, तो प्रेफरेंशियल बेसिस फॉर इशू ऑफ द वारंट 5 करोड़ का वारंट इशू करने वाले हैं।
और वो 30 रुपये की प्राइस पे होगा। इसके मतलब ये हो गया मार्केट से उसको पैसा मिल गया कितना, 153 का 153 153 करोड़ का इनके पास फंड मिल जाएगा। और इस फंड से क्या करने वाले हैं, कहते हैं जो QIP के थ्रू करेंगे, और कहते हैं अमंग नोट एक्सीड द 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा। QIP बेस उन्होंने एक फंड रेज करने की प्लान करके चलती नजर आई है, और फिलहाल उन्होंने एक वारंट्स इशू करने वाले हैं। इसमें क्या है कि इनका फेस वैल्यू 5 का था, 30 रुपये का इनका मेन प्राइस रखा गया है। जब 30 का प्राइस रखा गया है तो मार्केट में प्राइस भी कितने के आसपास है, कल 35 के आसपास प्राइस था, तो QIP के लिए 30 का प्राइस रखा गया है। जो कंपनी 1985 में बनी थी, विशाल फैब्रिक्स लिमिटेड, जो मैन्युफैक्चरिंग इन द सेल yarns टेक्सटाइल इन द प्रोडक्ट ऑफ द डाइंट yarns की बात करती है। तो हमने इसको देखने का प्रयास किया, जहाँ पे चार्ट में हमने देखा कि लगातार एक बिल्डअप होती नजर आती है, एक ट्रेंडिंग मूवमेंट की तरफ चलती नजर आती है लगातार, जहाँ पे Q और Q के हिसाब से, YOY में के हिसाब से कहती है कंपनी, तो ये जो है ना जंप करती है रेवेन्यू के मॉडल में। लेकिन बाकी जो चीज़ें थी वहाँ पे ऑपरेशन एक्सपेंसेस निगेटिव जाती है, कम हो जाती है, और इसमें नेट इनकम इंक्रीज करती है, सबकी इंक्रीज करती नजर आती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हर दोस्तों।